नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के चंपारण। वहाँ नील की खेती से जुड़ा एक बहुत अहम आंदोलन हुआ था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास चंपारण विद्रोह 1917 दस्तावेज के कुछ अंश है, तो इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या था वहाँ, क्यों इतना जरूरी था ये। हाँ, इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। मतलब ये कहानी एकदम से शुरू नहीं हुई। सही। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के अंत से ही, है ना? हाँ, जब चंपारण में नील की खेती शुरू हुई। और देखिए 1850 तक आते आते तो ये वहाँ की मुख्य फसल बन गई थी मुख्य ऑलमोस्ट। फसल। और वहाँ एक सिस्टम था बड़ा अजीब सा, तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया, हाँ। इसका मतलब क्या था कि किसानों को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर। 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ता था। मतलब एक तरह की मजबूरी थी। हाँ, बिल्कुल मजबूरी थी। और कमाल की बात यह कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं था। अच्छा, कोई लॉ नहीं था इसके पीछे? नहीं, कोई लॉ नहीं। बस वो जो बागान मालिक थे, प्लांटर्स जिन्हें कहते हैं, हाँ। उनकी मर्जी चलती थी। एक तरह की आप कह सकती हैं दादागिरी थी। हाँ, और फिर देखिए मामला तब और बिगड़ा जब 1900 के बाद यूरोप में वो आ गया सिंथेटिक नील, सस्ता वाला। अच्छा, आर्टिफिशियल इंडिगो। ओके। हाँ, तो उससे हुआ ये कि बिहार के जो नील कारखाने थे उनकी डिमांड एकदम से गिर गई। जाहिर सी बात है, सस्ता मिलेगा तो। बिल्कुल। अब प्लांटर्स को नील चाहिए नहीं था उतना, तो उन्होंने किसानों से कहा ठीक है भाई, ये जो पुराने एग्रीमेंट हैं नील उगाने के, इनको कैंसिल करते हैं। हाँ, मतलब अब नील उगाने की जरूरत नहीं। चलो, किसानों के लिए तो अच्छा हुआ होगा। नहीं, यहाँ पर एक पेंच था। पेंच क्या मतलब? उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें इस एग्रीमेंट से आजाद करते हैं नील उगाने की मजबूरी से, पर इसके बदले तुम्हें हर्जाना देना होगा, जिसे वो तावान कहते थे। क्या मतलब, आजादी पाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 100 रुपए प्रति बीघा तक। अरे बाप रे, उस जमाने में 100 रुपए! सोचिए जरा, जिस चीज से किसान पहले ही दुखी थे, जिससे छुटकारा चाहते थे, उसे छोड़ने के लिए भी उन्हें ही पैसे देने पड़ रहे थे। और अगर कोई किसान नहीं दे पाया नगद में? तो उस पे 12% सालाना ब्याज अलग से। हे भगवान, ये तो मतलब पूरी तरह से शोषण था। दोहरी मार पड़ रही थी। बिल्कुल। जाहिर है किसानों में गुस्सा तो भड़कना ही था। हाँ, वैसे भी उन्हें फसल के दाम तो कम मिलते ही थे, और सुनने में आया है कि फैक्ट्री वाले भी बदसलूकी करते थे। हाँ, वो भी था। कम मजदूरी, बुरा बर्ताव, ये सब आम था। तो क्या पहले भी कोई विरोध वगैरह हुआ था? हुआ था। 1867 में हुआ, फिर 1907-8 में भी आवाज उठी थी, लेकिन उन्हें दबा दिया गया था। और इसी सारे माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी की एंट्री होती है चंपारण में। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। गांधी जी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, हाँ, हाँ, कि उन्हें चंपारण का नाम तक नहीं पता था पहले, बिल्कुल। और नील की खेती के बारे में भी शायद ही कुछ जानते थे। हाँ, ये दिखाता है कि वो मतलब किसी बनी बनाई सोच के साथ नहीं आए थे। वो जमीन पर जाके खुद समझना चाहते थे। तो फिर वो चंपारण पहुंचे कैसे? किसी ने उन्हें बुलाया? हाँ, एक स्थानीय किसान थे, राजकुमार शुक्ला। अच्छा, राजकुमार शुक्ला। बड़ी क्या कहते हैं, जिद्दी और दृढ़ निश्चय वाले आदमी थे। वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में 1916 में गांधी जी से मिले थे। और उन्हें मनाया कि आप प्लीज चंपारण चलिए, हमारी मदद कीजिए। हाँ, गांधी जी उस वक्त तुरंत तैयार नहीं हुए। उनके और भी कमिटमेंट्स थे। तो शुक्ला जी उनके पीछे ही पड़ गए। पीछे पड़ गए? हाँ, वो उनके साथ कानपुर गए, फिर गांधी जी के अहमदाबाद आश्रम तक पहुंच गए। छोड़ ही नहीं रहे थे। अरे वाह, इसे कहते हैं सच्ची लगन। बिल्कुल। आखिरकार उनकी लगन देखकर गांधी जी को मानना पड़ा और वो चंपारण आने को तैयार हुए। कमाल है। तो गांधी जी आए चंपारण, फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या किया आते ही? देखिए, गांधी जी का तरीका जैसा मैंने कहा बड़ा अलग था। वो आते ही कोई नारेबाजी या आंदोलन पर नहीं उतर गए। पहले सिचुएशन को समझना चाहा होगा। बिल्कुल, जमीनी हकीकत क्या है, लोगों की तकलीफें क्या हैं। तो 15 अप्रैल 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे और अगले ही दिन वो एक पास के गांव जा रहे थे। सुनने में आया था कि वहां किसी किसान के साथ कुछ ज्यादती हुई है, उसी से मिलने। अच्छा, जानकारी लेने? हाँ, तभी रास्ते में पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें रोक लिया और एक सरकारी नोटिस थमा दिया। नोटिस? किस बात का नोटिस था वो? धारा 144 का, कि आपको तुरंत ये जिला छोड़कर जाना होगा। ऑर्डर था। ओहो, तो यही से मामला फिर गरमाया हो गया एकदम। गांधी जी ने क्या किया? क्या वो चले गए? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये आदेश नहीं मानूंगा और इसकी जो भी सजा होगी मैं भुगतने को तैयार हूं। अरे, मतलब सीधी अवज्ञा? हाँ, फिर उन पर मुकदमा चला दिया गया, सरकारी आदेश न मानने का, आईपीसी की धारा 188 के तहत। और कोर्ट में क्या हुआ?
कोर्ट में उन्होंने बहुत शांति से अपनी बात रखी। कहा कि देखिए, मेरा इरादा कोई कानून तोड़ना या अशांति फैलाना नहीं है। मैं तो बस इन किसानों की मदद करने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा मानवीय और एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। और उन्होंने कोई वकील नहीं किया, अपना बचाव नहीं किया? नहीं, कहा मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने आदेश नहीं माना और मैं जेल जाने को तैयार हूँ। ये तो अंग्रेज अधिकारियों के लिए बिल्कुल ही अनसुना और मतलब चौंकाने वाला रहा होगा। बिल्कुल, वो एकदम हैरान रह गए। हाँ। ऐसा शांत लेकिन इतना मजबूत रवैया उन्होंने पहले देखा नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार पर बहुत दबाव बना और अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हस्तक्षेप किया और मुकदमा वापस ले लिया गया। मुकदमा वापस ले लिया। वाह, ये तो बड़ी बात थी। हाँ। और गांधी जी को अपनी जांच करने की पूरी इजाजत मिल गई। तो यहीं से क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की असली शुरुआत थी? हाँ, कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उसकी मतलब एक तरह से पहली बड़ी और सफल मिसाल थी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। तो ये पहली जीत मिल गई। इसके बाद जांच का काम कैसे आगे बढ़ा? गांधी जी ने फिर अकेले काम नहीं किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक जैसे कई बड़े वकीलों और अपने सहयोगियों को पटना से बुलाया। अच्छा, एक पूरी टीम तैयार की। हाँ बिल्कुल। और फिर ये सब लोग गांवों में फैले, घूम घूम कर हजारों किसानों के बयान लिए, उनकी तकलीफें सुनी, उन्हें बाकायदा दर्ज किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित काम था। लेकिन वो जो प्लांटर्स थे, बागान मालिक, वो ये सब देखकर चुप थोड़ी बैठे होंगे। उन्होंने विरोध नहीं किया? विरोध तो किया, बिल्कुल किया। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि ये जांच रुक जाए। गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश भी की। पर गांधी जी के काम और किसानों के भारी समर्थन को देखते हुए हाँ, सरकार पर दबाव तो था ही, लिहाजा सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ा। उन्होंने एक ऑफिशियल जांच कमेटी बनाई, चंपारण अग्रेरियन कमेटी। अच्छा, एक सरकारी जांच समिति। और सबसे बड़ी और शायद चौंकाने वाली बात यह थी कि गांधी जी को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया गया। क्या बात है! मतलब जिस आदमी पर कुछ दिन पहले मुकदमा चल रहा था जिला बदर करने का, वही अब सरकार की बनाई कमेटी का मेंबर था, जो उन्हीं प्लांटर्स के खिलाफ जांच कर रही थी। ये अपने आप में गांधी जी की और किसानों की बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। सही कहा। तो इस कमेटी ने क्या पाया अपनी जांच में? क्या सिफारिशें दी? कमेटी ने जुलाई से लेकर अक्टूबर 1917 तक काम किया। उन्होंने माना कि हाँ, किसानों की जो शिकायतें हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं, तिनकठिया सिस्टम वाकई में अन्यायपूर्ण है। तो उनकी जो मुख्य सिफारिशें थीं वो ये थी कि सबसे पहले तो ये तिनकठिया प्रणाली, इसे खत्म किया जाए फौरन। हाँ, तुरंत खत्म हो, और आगे से नील की खेती पूरी तरह किसान की मर्जी पर होनी चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसान अपनी मर्जी से करता भी है तो वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके। और वो जो हर्जाना तावान वसूला गया था, उसका क्या हुआ? हाँ, उसके बारे में कमेटी ने कहा कि जो पैसा गैर कानूनी तरीके से वसूला गया है उसका करीब 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाया जाए। पूरा तो नहीं, पर कुछ राहत तो मिली। हाँ, गांधी जी असल में 50% चाहते थे, प्लांटर्स कुछ भी नहीं देना चाहते थे, तो 25% पर समझौता हुआ। और बाकी जो भी छोटी मोटी अवैध वसूलियां थी, जिन्हें अब वाहब कहते थे, वो सब भी बंद करने को कहा गया। और क्या सरकार ने ये सब सिफारिशें मान ली? हाँ, ज्यादातर सिफारिशें सरकार ने मान ली, और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम 1917 यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 पास हुआ। तो मतलब कानून बन गया, बकायदा कानून बन गया। और जैसा गांधी जी ने बाद में लिखा भी, तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो गई और इसके साथ ही प्लांटर्स का राज भी समाप्त हो गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लगभग 100 साल से जो व्यवस्था चल रही थी उसका अंत हुआ। बिल्कुल। और चंपारण सत्याग्रह ने सिर्फ यही नहीं किया, इसने ये भी दिखा दिया कि कैसे एक मतलब बिल्कुल स्थानीय मुद्दे पर, हाँ, जमीनी स्तर के मुद्दे पर, हाँ, पूरी तरह अहिंसक तरीके से, बिना किसी हिंसा के लड़कर भी कितनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया, और सबसे बढ़कर भविष्य के जो आज़ादी के बड़े आंदोलन हुए उनके लिए सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का एक सफल मॉडल पेश कर दिया। वाकई ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे किसी एक जगह के आम लोगों की तकलीफ को गहराई से समझकर उनके साथ खड़े होकर जो संघर्ष शुरू किया जाता है वो कितना बड़ा और व्यापक बदलाव ला सकता है। हाँ, आज के समय में भी इस पूरी घटना से इस तरीके से क्या सबक लिए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं कि वो इस पर विचार करें।